इस कहानी की शुरुआत में हमें दिखाया जाता है एक आदमी ट्रेन में बैठा है जिसका नाम होता है एरिक लोमार्स। एरिक ट्रेन से कहीं जा रहा होता है। उसके सामने वाली सीट पर एक लड़की बैठी होती है जिसका नाम पेट्रिशिया होता है। ये दोनों एक दूसरे से बात करने लगते हैं और धीरे धीरे इनकी दोस्ती हो जाती है और बहुत जल्द इनकी दोस्ती प्यार में बदल जाती है। ये दोनों बहुत जल्द शादी भी कर लेते हैं। अब एक दिन जब एरिक अपने कमरे में लेटा होता है तभी उसकी आंखें खुलती है और वो अपने सामने एक जापानीज सिपाही को देखता है। वो जापानीज सिपाही एरिक को एक प्रिजनर कैंप में ले जा रहा था जहाँ पर पहले से बहुत सारे ब्रिटिश कैदी होते हैं। इसके बाद एरिक को वो एक कमरे में ले जा रहे होते हैं। उस कमरे को देखकर एरिक बहुत डर जाता है और बहुत ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगता है। अगले ही पल हम देखते हैं कि एरिक अपने ही कमरे में है। ये सब बस उसका एक सपना होता है। यहाँ पर एरिक की आवाज़ सुनकर उसकी पत्नी पेट्रिशिया भी आ जाती है और वो उससे पूछती है क्या हुआ, पर एरिक उसे कुछ नहीं बताता। फिर एरिक को दिखाया जाता है जो हमेशा खोया खोया रहता है, मायूस रहता है। ऐसा लगता है उसके अतीत में कुछ ऐसा हुआ है जो वो आज तक भूल नहीं पाया। पेट्रिशिया कई बार उससे पूछती है पर एरिक हर बार उसे कुछ बताने से मना कर देता है। इसलिए पेट्रिशिया फिर वेटरन क्लब जाती है एरिक के दोस्त फिनले से मिलने। वो जानना चाहती थी आखिर एरिक के साथ क्या हुआ था जिससे वो अभी भी बाहर नहीं निकल पाया। फिनले उसे सब कुछ बताना शुरू करता है और यहाँ से कहानी जाती है सन 1942 में, जब वर्ल्ड वॉर 2 चल रहा था। एरिक इस टाइम एक ब्रिटिश आर्मी ऑफिसर था। उसकी पोस्टिंग सिंगापुर में थी, पर बहुत जल्द वह जापानी सिपाही आ जाते हैं और उस पूरे इलाके को अपने कब्जे में ले लेते हैं। और यहाँ पर जितने भी ब्रिटिश सिपाही होते हैं वो उन सब को बंदी बनाकर जापानीज प्रिजनर कैंप में भेज देते हैं। और यहाँ पर जापानीज उनसे थाई बर्मा रेलवे ट्रैक बनवा रहे थे जिसकी लंबाई होगी 415 किलोमीटर। यहाँ पर काम करने वाले सभी वॉर प्रिजनर थे और इन सब की हालात बहुत ख़राब थी। यहाँ इनसे दिन रात काम करवाते थे। अब एक रात को कुछ ब्रिटिश कैदी आपस में बात करते हैं और इस नतीजे में पहुंचते हैं कि वो यहाँ से भाग नहीं सकते, पर वो ये सोचते हैं कि वो यहाँ एक रेडियो बनाएंगे। और रेडियो यहाँ सिर्फ एरिक को बनाना आता था, पर रेडियो बनाने के लिए उन्हें सामान की भी ज़रूरत होगी। पर क्योंकि यहाँ रेलवे का काम चल रहा था और साइड पे बहुत सारे इलेक्ट्रिक के भी काम चलते थे, इसलिए इन्हें रेडियो बनाने के सभी पार्ट्स मिल जाते हैं और एरिक इनसे रेडियो बना लेता है। दरअसल वो लोग जानना चाहते थे कि बाहर क्या चल रहा है, ब्रिटिशर की क्या पोजीशन है, ताकि यहाँ जितने भी लोग हैं सबको खबर मिल सके। अब जब उनका रेडियो बन जाता है तो उन्हें पता चलता है कि अमेरिका भी वॉर में शामिल हो चुका है और वो इंग्लैंड के साथ दे रहे हैं। सब मिलकर जर्मनी और जापान के खिलाफ लड़ रहे हैं। पर एक दिन जापानीज को पता चल जाता है कि यहाँ पर किसी ने रेडियो बनाया है। वो पूरे कैंप की तलाशी लेते हैं और उन्हें रेडियो मिल जाता है। जापानीज सोल्जर्स को 4 लोगों पर शक था। इनमें से एक एरिक भी होता है और उसका दोस्त फिनले भी, जो अभी सारी कहानी सुना रहा है। वह जापानी सिपाही इन चारों में से एक को इतनी बुरी तरीके से मारता है कि वो उसी जगह पर बेहोश हो जाता है। और इससे पहले कि वो किसी और को मारता, एरिक अपने आप ही सामने आ जाता है और जापानीज एरिक को इतना मारते हैं, मारते मारते उसे भी बेहोश कर देते। यहाँ पर जो मिलिट्री का सीक्रेट ऑफिसर होता है जिसका नाम कैंपेटाई है, वो एरिक को बोलता है तुम अपराधी हो, इसमें कोई शक नहीं है, पर अगर तुम हमें सब कुछ सच बता दो, हो सकता है हम तुम्हें छोड़ दें। ये उनसे ऐसा इसलिए कहता है क्योंकि इन्हें लगता है कि इन्होंने यहाँ बाहर संदेश भेजने के लिए रेडियो बनाया। फिर कैंपेटा एरिक के दोनों हाथों को रस्सी से बांधकर दूसरा छोर गाड़ी में बांध देता है। एरिक के हाथ पहले से ही बहुत ज़्यादा फ्रैक्चर थे, फिर भी वो उस पर बिल्कुल भी दया नहीं करते और उसे खींचते हुए अपने साथ एक कमरे में ले जाते हैं, जो आज भी एरिक को 30 साल बाद अपने सपने में कई बार दिखता है। इसके बाद उससे पूछताछ होता है। उससे पूछते हैं तुमने रेलवे का नक्शा क्यों बनाया था। दरअसल एरिक ने रेलवे का नक्शा बनाया था जिसको उसने बैम्बू के अंदर छुपा दिया था, पर बाद में जब वो उसे ढूंढने जाता है तब वो वहाँ नहीं था, क्योंकि वो नक्शा
जापानी सिपाही को मिल गया था। एरिक यहाँ पर कैंपेटाई को बोलता है, मुझे रेलवे बहुत पसंद है, इसलिए मैंने ये नक्शा बनाया था। पर कैंपेटाई उसकी बात पे विश्वास नहीं करता। वो कहता है, तुम ये इन्फॉर्मेशन दुश्मन तक पहुँचाना चाहते थे। तो एरिक उससे पूछता है, मैं अपने लोगों तक ये इन्फॉर्मेशन कैसे पहुंचाऊंगा? कैंपेटाई उससे बोलता है, रेडियो के ज़रिए। एरिक उससे बोलता है कि ये रेडियो सिर्फ सुनने के लिए है, इससे इन्फॉर्मेशन भेजी नहीं जा सकती। पर कैंपेटाई उसकी बात पर विश्वास नहीं करता। वो जानना चाहता था कि वो यहाँ से इन्फॉर्मेशन किससे भेजता है, कैसे भेजता है और कौन कौन सी इन्फॉर्मेशन वो आज तक भेज चुका है। पर एरिक के पास कोई भी जवाब नहीं था। कैंपेटाई उसकी बात पर विश्वास नहीं करता और उसे बाहर बैम्बू के पिंजरे के अंदर डाल देता है, जहाँ पर पहले से ही बहुत सारे कैदी बंद थे। यहाँ पर एरिक को ना खाना दिया जाता था ना पानी, साथ ही साथ उसे बहुत ज़्यादा टॉर्चर किया जाता था। उसके मुंह के अंदर पानी का पाइप टंगा कर उस पर प्रेशर से पानी छोड़ा जाता है ताकि वो मौत को एक्सपीरियंस करे। इससे एरिक को बहुत ज़्यादा तकलीफ होती है। कैंपेटाई बार बार उसे एक ही सवाल पूछ रहा था कि तुमने रेडियो क्यों बनाया, पर एरिक के पास एक ही जवाब होता है कि मैंने अपनी देश की, अपनी घर की इन्फॉर्मेशन सुनने के लिए रेडियो बनाया था। पर उसकी बात पर यहाँ कोई यकीन नहीं करता। उसे बाहर बैम्बूस के पिंजरे के ऊपर लिटाकर इतना मारा जाता है कि वो अपने पैरों पर खड़ा भी नहीं हो पाता। दो सिपाही उसे अंदर कोठरी तक ले जाते हैं। कई दिनों तक उसके साथ ऐसा होता है और एरिक एक दिन जब बैम्बू के पिंजरे के अंदर होता है तभी उसे आसमान से कुछ पैराशूट नीचे उतरते नजर आते हैं। दरअसल ब्रिटिश सेना यहाँ पर पहुँच चुकी होती है। उन्होंने थाईलैंड के पूरे इलाके को अपने कब्जे में ले लिया था और वो उस वॉर प्रिजनर कैंप तक पहुँच जाते हैं जहाँ पर ब्रिटिश सैनिकों की हालत बहुत ख़राब होती है। यहाँ पर जितने भी जापानी सिपाही होते हैं उनको पकड़ा गया था। उन सबको लाइन पे खड़ा किया जाता है और बताया जाता है कि जो भी तुमने हमारे सैनिकों के साथ किया वो मानवता के खिलाफ था, इसलिए तुम सबको यहाँ से बैंकॉक भेजा जाएगा। उसके बाद फैसला किया जाएगा कि तुम सबको क्या सज़ा मिलनी चाहिए। अब कहानी वापस प्रेजेंट में आ जाती है जहाँ पर फिनले पूरी कहानी एरिक की पत्नी पेट्रिशिया को सुना रहा होता है और अब पेट्रिशिया को भी पता था उसके पति एरिक के साथ क्या बीता था, जिसकी वजह से आज तक वो उस सदमे से बाहर नहीं निकल पाया। वो घर लौट के एरिक से बहुत प्यार से बात करती है, लेकिन एरिक का स्टेट ऑफ माइंड आज भी वही होता है। वो उसी गम, उसी सदमे, उसी टॉर्चर से गुजर रहा होता है जो उसके साथ थाईलैंड में हुआ था। अब उसी रात को फिनले एरिक के पास आता है। उसे एक न्यूज़पेपर दिखाता है और उस न्यूज़पेपर में कैंपेटाई की फ़ोटो होती है। वो एरिक को बताता है कि वो ज़िंदा है। वो थाईलैंड के उसी वॉर प्रिजनर कैंप में एक टूरिस्ट गाइड है जहाँ पर उसने हम सबको टॉर्चर किया था। तुम्हें वहाँ जाना होगा और तुम्हें बदला लेना होगा। हालांकि एरिक का अपना एक परिवार है, उसकी पत्नी है, इसलिए वो जाना नहीं चाहता। पर फिनले उसे कहता है कि याद है जापानीज ने जब हम सबको बंदी बनाया था तो उन्होंने कहा था हम अगर सच्चे मर्द होते तो ये सरेंडर करने के वजह खुद को मार देते। पर हमने उनसे कहा था हम जिंदा रहेंगे ताकि तुमसे बदला ले सके, तुमसे लड़ सके, और अब वो वक्त आ गया है। ये कहकर वो वहाँ से चला जाता है। पर जिस तरह से एरिक एक वॉर प्रिजनर कैंप की यादों से, सदमों से गुजर रहा था, फिनले भी ठीक उसी तरीके से गुजर रहा होता है। वो इन सब यादों को, टॉर्चर को हैंडल नहीं कर पाता, इसलिए वो अपनी जान दे देता है। फिनले की मृत्यु के बाद एरिक डिसाइड करता है कि वो थाईलैंड जाएगा और कुछ दिन बाद वो थाईलैंड आ जाता है और उसी वॉर कैंप में जाता है जहाँ पर उन्हें कैदी बनाया गया था। अब ये एक म्यूज़ियम है। एरिक देखता है कि जिस तरह से वॉर के दौरान रेलवे ट्रैक बनाने के लिए उनसे दिन रात काम करवाया जाता था, उसी तरह से यहाँ पर स्टैचूज़ होते हैं। और यहाँ पर वो कैंपेटाई को भी देखता है जो कि अब एक टूरिस्ट गाइड है। वो यहाँ पर आने वाले यात्रियों को बुद्धिज़्म के बारे में, वॉर के दौरान हुए हादसों के बारे में बताता है। वो कहता है कि ये मेरे लिए तीर्थ स्थान के जैसा है
और मैं यहाँ आज 97 बार आया हूँ। अब शाम हो जाती है और म्यूज़ियम बंद हो जाता है और एरिक उसके सामने जाता है। वो एरिक को शुरू में पहचान नहीं पाता, पर बहुत जल्द वो एरिक को पहचान जाता है कि ये वही है जो 30 साल पहले उसी प्रिजनर कैंप में था, जहाँ पर कैंपेटाई ने यानी उसने बहुत टॉर्चर किया था। एरिक उसे बैठने को कहता है। कैंपेटाई बैठ जाता है, ठीक उसी तरह से जैसे आज से 30 साल पहले उसने एरिक को अपने सामने बैठाया था। यहाँ पर कैंपेटाई पूरी तरह से बदला हुआ दिखता है। वो पहले से ज़्यादा खामोश और शांत है। एरिक उसे पूछता है कि तुम जिंदा क्यों हो, और यहाँ से एक बार फिर से हमें फ्लैशबैक में दिखाया जाता है वो वक्त जब इंग्लैंड की सेना यहाँ पर आ चुकी थी और उन्होंने सभी जापानीज़ को पकड़ के एक लाइन पर खड़ा कर दिया था। और तभी कैंपेटाई कहता है कि मैं एक ट्रांसलेटर हूँ, मैं जापानीज़ और इंग्लिश दोनों जानता हूँ। ब्रिटिश ऑफिसर कहता है, क्या तुम कैंपेटाई हो? कैंपेटाई झूठ कह देता है कि वो कैंपेटाई नहीं है और ना ही मैंने कभी उसके साथ काम किया है। इसलिए ब्रिटिश ऑफिसर उसे एक अलग लाइन पे खड़ा कर देते हैं, क्योंकि उन्हें एक ट्रांसलेटर की ज़रूरत होती है जो जापानीज़ लोगों को उनकी बात समझा सके। और इस तरह से कैंपेटाई की जान बच गई थी। वह एरिक को बताता है। इसके बाद हमें रेलवे ट्रैक पर बहुत सारी डेड बॉडीज़ मिली। वो ये भी कहता है कि मुझे इस बारे में पता नहीं था। जब मैंने इतने सारे लोगों की डेड बॉडीज़ देखी तो मुझे पछतावा हुआ। इसलिए मैं वॉर कैंप में एक टूरिस्ट गाइड के तौर पर काम करता हूँ, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि वर्ल्ड वॉर 2 में जो भी ट्रेजेडीज़ हुई उसे दुनिया भूल सके। दुनिया को उसे याद रखना होगा ताकि ऐसा फिर कभी ना हो। इस बात से एरिक गुस्सा हो जाता है। वो कहता है कि जो तुमने किया वो एक ट्रेजेडी नहीं थी, वो एक क्राइम था। तुम एक क्रिमिनल हो। इसके बाद एरिक उठता है और म्यूज़ियम में वो स्टिक, जिस स्टिक से उन्हें मारा जाता था, वो उसे तोड़ देता है। यहाँ एक ब्लॉक भी है जिस ब्लॉक के ऊपर हाथ या पैर रखकर तोड़ दिया जाता था। वो कैंपेटाई को उसका हाथ वहाँ पर रखने के लिए कहता है। कैंपेटाई चुपचाप से रख देता है और अब एरिक उसका हाथ तोड़ने वाला है, पर वो स्टिक को हाथ में ना मार के वो साइड पर मार देता है। यहाँ पर कैंपेटाई उसकी हर बात मान रहा होता है, क्योंकि जो उसने वॉर के दौरान किया था उसकी वजह से वो गहरे गिल्ट में था। इसलिए वो ऐसा ही करता है जैसा एरिक उससे करने के लिए कह रहा होता है। अब एरिक अपना चाकू उसके गर्दन पे लगाता है, पर उसे एक बार फिर से छोड़ देता है और बाहर ले जाकर उसे बैम्बू के पिंजरे में डाल देता है, जहाँ पर आज से 30 साल पहले उसे डाला गया था। और वो उस कमरे में जाता है जहाँ पर उसे सबसे ज़्यादा टॉर्चर किया गया था। वहाँ पर अभी भी वो पाइप रखा रहता है जिसे मुंह पे डालकर पानी छोड़ दिया जाता था, और उसे सब कुछ याद आ जाता है जो उसके साथ हुआ था। वो बाहर आके फिर कैंपेटाई के पिंजरे के पास आके बैठ जाता है। कैंपेटाई उसे कहता है, तुम ही वो इंसान थे जिसने मुझसे सब कुछ सच बताया था। वॉर के दौरान हम लोगों से सरकार ने झूठ कहा था। हमें बताया गया था कि अगर हम वॉर जीत जाएंगे तो हमें सम्मान मिलेगा, पर तुम ही वो इंसान थे जिसने बताया था कि अमेरिका जापान के शहरों को तबाह कर रहा है, वहाँ के लोग भूखे मर रहे हैं। एरिक को ये सब सुनकर समझ आ जाता है जिस तरह के दर्द से वो गुजर रहा था। कैंपेटाई भी ठीक उसी तरह के से दर्द से गुजर रहा है। उसके दिल में पछतावा है, इसलिए वो वहाँ से निकल जाता है और उसी रेलवे ब्रिज में खड़ा हो जाता है जहाँ पर कई साल पहले उसने और उसके साथियों ने काम किया था। वो उसके पास जो चाकू था उसे वहीं पर फेंक देता है और अपने घर लौट जाता है। कुछ दिन बाद कैंपेटाई उसे एक लेटर लिखता है। कैंपेटाई उससे माफ़ी मांगता है। ये लेटर मिलने के बाद एरिक एक बार फिर थाईलैंड जाता है कैंपेटाई से मिलने, और उससे मिलके उसे माफ़ कर देता है। एरिक उसे ये भी कहता है कि तुम बहुत बहादुर हो जो वॉर के दौरान हुई सारी बातें बताते हो, ताकि ऐसा फिर कभी ना हो। ये सब सुनकर कैंपेटाई रो देता है। फिर इन दोनों के बीच दोस्ती हो जाती है और ये दोनों अपनी मृत्यु तक एक अच्छे दोस्त की तरह रहते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस। प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल।